हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और पिछले लेक्चर्स का आपने अच्छे से शायद रिविजन्स कर लिए होंगे। वैसे रिवीजन का यहाँ पर पार्ट नहीं, क्योंकि कुछ लोग तो पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग ने लास्ट लेक्चर तक नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया था, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नॉमेनक्लेचर की बात किया था, जिसमें आपने मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ब्रिज कॉम्प्लेक्स की बात की थी, कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात की थी, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात की थी, कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात की थी। तो हम लोग ने नॉमेनक्लेचर का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बचता है, यहाँ पर दो तरीके की थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा होगा। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा होगा तो उस समय बात हुई थी हम लोगों की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैसे ही कॉम्प्लेक्स में भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी वीबीटी की बात करते हैं, और यहाँ पर दूसरी जो थ्योरी होती है वो एमओटी नहीं होती, यहाँ पर सीएफटी होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाइड नहीं होता है, यहाँ पर सीएफटी अप्लाइड होती है, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सीएफटी इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और वीबीटी तो एज यूजुअल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग बोलते थे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वैसे ही है कुछ जैसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते थे। वहां पर भी याद होगा हम लोगों ने ज्योमेट्री की बात किया था, शेप की बात किया था, हाइब्रिडाइजेशन की बात किया था, ये सब बात की थी ना। हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी, शेप की बात की थी, ज्योमेट्री की बात की थी। वैसे ही यहां पर भी पार्ट इन्वॉल्व कराना, शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट यहां पर भी इन्वॉल्व कराना। हमको ये पता है, जब सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है तो उस समय ये बता है कि लिगेंड हमारा डोनर होता है और सेंट्रल मेटल क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। लिगेंड हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह काम करते हैं और सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं। तो आपको पता है, जब सेंट्रल मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा होगा किससे, लिगेंड से, तो कहीं ना कहीं उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहे होंगे। तो उसी को मैंने यहां पर लिखने की कोशिश किया है कि वीबीटी के कारण क्या होता है, सेंट्रल मेटल या सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल। क्यों? क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है सेंट्रल मेटल लिगेंड से। तो सेंट्रल मेटल और सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उतनी उसकी वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितनी टेंडेंसी का पार्ट है, कितने लिगेंड उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। इसका मतलब एक अगर मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा होगा तो पूरी की पूरी उसके लिए वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पर वहां पर हम लोगों ने वीबीटी की बात किया था तो हाफ फिल ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात किया था कि हाफ फिल ऑर्बिटल वहां पर ओवरलैपिंग का पार्ट होता था। यहां पर हाफ फिल ऑर्बिटल नहीं, यहां पर सेंट्रल मेटल की वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि लिगेंड के पास जो ऑर्बिटल है उसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, या निगेटिव चार्ज है तो दैट इज आल्सो कैटेगरी ऑफ लोन पेयर। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड वैकेंट ऑर्बिटल इक्वल टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जितनी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उसी के अकॉर्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। दीज वैकेंट ऑर्बिटल, जो वैकेंट ऑर्बिटल है, अंडरगो इंटरमिक्स। पहले तो इंटरमिक्स होंगी, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्बिटल होंगी तो कुछ ना कुछ उनमें एनर्जी का डिफरेंस का पार्ट होगा। एनर्जी का डिफरेंस होगा, जैसे वहां पर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एनर्जी का अगर डिफरेंस होगा तो पहले जो भी ऑर्बिटल होंगी वो इंटरमिक्स करते थे। इंटरमिक्स करने के बाद न्यू सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जनरेट करते थे और उनकी सराउंडिंग एटम के साथ ओवरलैपिंग होती थी। याद होगा तुमको, सेम कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। दीज वैकेंट ऑर्बिटल इंटरमिक्स मतलब हाइब्रिडाइज। इंटरमिक्स का मतलब यहां पर किस पार्ट से लेना है, हाइब्रिडाइज, एंड फॉर्म, क्या फॉर्म, इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये बात
नोटिस करने का है, जो वहां पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल। जितनी हमारी इंटरमिक्स होंगी उतनी ही नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होंगे। और कॉन्फिगर्ड, कॉन्फिगर्ड का मतलब जब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, सबकी एनर्जी सेम हो गई, तो ऐसे वो कॉन्फ़िगरेशन में मेंशन होंगे, ऐसे वो कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होंगी, मतलब इस तरीके से वो ऑर्बिटल अपने आप को प्रेजेंट करेंगी कि उनके बीच का मिनिमम रिपल्सन हो, मिनिमम रिपल्सन हो, इस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड हो जाएंगे। जैसे आपको पता है sp है तो लीनियर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगर्ड हो जाती है, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर का पार्ट आ जाता है, sp3 है तो टेट्राहेड्रल, मतलब अपने मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है, अपना मिनिमम रिपल्सन कॉज करती है। तो यही मैंने यहां पर कोशिश किया, दीज इक्वल एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कॉन्फ़िगर्ड इन 3D, 3 डायमेंशनल स्पेस में, टू मिनिमाइज इट्स रिपल्सन विच डिफाइन ज्योमेट्री अराउंड द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज होने के बाद ऐसे कॉन्फ़िगर्ड हो जाएंगे 3D स्पेस में कि अपनी मिनिमम रिपल्सन फैक्टर में आ जाएं। मिनिमम रिपल्सन फैक्टर में जैसे वो आ जाएंगे, जिस फॉर्मेट में आ जाएंगी, वही उसकी यहां पर ज्योमेट्री का पार्ट होगा। ठीक है, हम वहां पर केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा ज्योमेट्री और शेप थोड़ा इधर उधर करके बात करते थे, स्ट्रक्चर और शेप के, क्योंकि वहां पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का फैक्टर हम लोग देखते थे। लोन पेयर है तो रिपल्सन होगा, ये है वो है। यहां पर सर ऐसा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का फैक्टर नहीं कंसीडर करते हैं। यहाँ पर हम सराउंडिंग लोन पेयर की या सराउंडिंग बॉन्ड पेयर की कोई हम ज्योमेट्री और शेप यहाँ पर दो अलग अलग पार्ट नहीं होता है। जैसे वहां अमोनिया है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, टेट्राहेड्रल होना चाहिए, बट होता कैसा है, पिरामिडल। यहाँ सर sp3 है मतलब टेट्राहेड्रल ही है, वो चाहे जैसे हो। ठीक, समझ गए? तो यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ऐसा कोई फैक्टर इन्वॉल्व नहीं करते। अब ध्यान दो, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल मिनिमम तो 2 लेनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इसका मतलब उसको 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए टू गेट ओवरलैप। अपना लोन पेयर के ऑर्बिटल उसके साथ क्या करना, ओवरलैप करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना, मतलब आफ्टर फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट बिहेव एज कोवेलेंट बॉन्ड। अगर 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट होगी, या ऐसे समझ लो अगर किसी मेटल के सेंट्रल मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसके लिए 2 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और उनको हम नाम क्या देंगे, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। एक s होगी, एक p होगी। एग्जैक्टली सर अपना केमिकल बॉन्डिंग है, कुछ यहाँ पर नया कुछ पार्ट नहीं। sp हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, और sp हाइब्रिडेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ज्योमेट्री बोलो या शेप बोलो, जो मर्जी हो वो बोले, यहाँ कोई अलग अलग चीज नहीं होगी। दैट विल बी ऑलवेज लीनियर इन शेप, लीनियर इन ज्योमेट्री। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रल मेटल की, तो इसका मतलब उस केस में वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s और 2 p इंटरमिक्स होकर नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगी, एंड दीस ऑर्बिटल आर ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है आराम से? अगर हम नेक्स्ट बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करें, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में यहां थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। हम लोगों ने अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ sp3 की बात करके आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ sp3 की बात करके आए हैं, मतलब वहां चाहे 3 बॉन्ड पेयर, 4 के 4 बॉन्ड पेयर हो, या 4 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर हो, या 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो, जो भी हो, वहां पर हाइब्रिडेशन sp3 की बात करते थे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां सर अलग अलग फैक्टर होंगे, यहां पर अलग अलग ऑर्बिटल की वैकेंसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट होता है, अलग अलग ऑर्बिटल की वैकेंसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए सेंट्रल मेटल की इंटरमिक्स होने के लिए, तभी सराउंडिंग 4 लिगेंड उसके साथ ओवरलैप करेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो sp3 हाइब्रिडेशन हो सकता है, sp3 हाइब्रिडेशन हो सकता है। sp3 हाइब्रिडेशन है
या दूसरा करेक्टर यहाँ D3s है, D3s है। यहां पर जो d ऑर्बिटल होती हैं वो dxy, dyz और dzx का कॉन्सेप्ट होता है। 3 d ऑर्बिटल होती है। मैंने बता दिया कि कौन सी d ऑर्बिटल, क्योंकि आपको पता है ना 5 d ऑर्बिटल होती है, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। यहां पर जो हाइब्रिडेशन में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने वाली वो D3s, आपके लिए एकदम नया हाइब्रिडेशन कटर में एकदम अजीब सा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। दिस इज केस ऑफ D3s। और D3s हाइब्रिडेशन के कुछ ही एग्जांपल हैं, ये मैं इधर मेंशन कर दूं। यहां पर हम MnO4 माइनस ले लेते हैं, MnO4 माइनस, CrO4 2 माइनस, ये काफी पॉपुलर एग्जांपल है किसके, D3s के। हाइब्रिडेशन अभी सिखाएंगे तो तुमको समझ आएगा। ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, ये भी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ऑक्सीजन एज लिगेंड काम कर रहे हैं, पता, मैग्नीज यहाँ पर सेंट्रल मेटल है और ऑक्सीजन एज लिगेंड है। 4 लिगेंड है, 4 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। मैग्नीज यहाँ पर सेंट्रल मेटल है, मैग्नीज की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पर +7 है। +7 का मतलब पूरी की पूरी ऑर्बिटल 3d भी खाली है और 4s भी खाली है। 3d भी खाली है और 4s भी खाली है, तो s तो इन्वॉल्व हो जानी, उसके अंदर की 3 d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होनी है, इसलिए D3s हाइब्रिडेशन बोलते हैं। समझ में आया होगा? नहीं आया? देखो, मैग्नीज +7 ऑक्सीजन स्टेट है, +7 ऑक्सीजन स्टेट है। इसका कॉन्सेप्ट यहां लिख रहे हैं सर, इसका इनसे लेना देना नहीं, समझ लेना। +7 ऑक्सीजन स्टेट है। जब +7 ऑक्सीजन स्टेट है तो +7 में D में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, उसके बाद 4s में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। यहां ऑक्साइड आयन एज लिगेंड की तरह काम करता है, ऑक्साइड आयन एज लिगेंड की तरह काम करते हैं। कितने लिगेंड हैं? 4। इसका मतलब 4 वैकेंट ऑर्बिटल की ही जरूरत है, भले उसके पास 10 खाली हो। 10 की जरूरत नहीं, तो जितनी जरूरत है उतनी ऑक्यूपाई करेगा। एक आउटर की s और अंदर की 3 ऑर्बिटल, वो ये सेम एनर्जी की ऑर्बिटल होती है। यहां पर सेम एनर्जी की ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, एडिशन लेट ऑर्बिटल है। ये तीनों की तीनों ऑर्बिटल और एक बाहर वाली s, ये 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 4 नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती हैं। इसका मतलब जो 4 नई ऑर्बिटल होंगी उनमें सब में D3s का करेक्टर होगा। 4 की चारों ऑर्बिटल में D3s का करेक्टर होगा। सिर्फ D3 यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि 5 हमारे पास हो खाली है तो 5 के 5 यूज कर ले, नहीं। एक s कंपलसरी है, अलाउड है, और अंदर की अगर 2 बची हैं, 3 बची, यहाँ पर 3 की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। जितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अब D एक s बाहर वाली और 3d इंटरमिक्स होके 4 नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगी और 4 की चारों एक दूसरे के अपने मिनिमम रिपल्सन फैक्टर में होंगे। और मिनिमम रिपल्सन फैक्टर में होंगे तो वो कैसे होंगे, टेट्राहेड्रल होंगी। टेट्राहेड्रल होंगी तो 4 जो नई ऑर्बिटल जनरेट हुई हैं वो टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगी। टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे तो जो सराउंडिंग लिगेंड है ऑक्साइड आयन, वो इनके साथ क्या करेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे। सेम चीज CrO4 2- की, इसकी भी ऑक्सीजन स्टेट +6 है, इसकी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसको भी 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, एक s होगी और 3p इंटरमिक्स होके, 3p नहीं 3d इंटरमिक्स होके 4 नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेंगे। और वो ऑर्बिटल जो 4 बनेंगे, 4 के चारों D3s हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अगर ये साथ अपन ने नहीं सुना है पहले तो सर बहुत सारी चीजें हम लोग पहली बार करेंगे। तो ये मैंने यही समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी D3s का केसेस इस तरीके से हम कंसीडर करते हैं। समझे बहुत ध्यान से। अगला यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का ही कॉन्सेप्ट है DsP2। DsP2 में जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है बच्चा, वो इन्वॉल्व होती है dx² - y²। जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है, दिस इज dx² - y²। dx² - y²। यहां पर भी 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए।
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैं आपको बताऊंगा। अगर एक डी हमारी जरूरत है, इनका हाइब्रिडेशन बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट तो खत्म है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये भी बताऊंगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही, एक एस इन्वॉल्व हो रही है और दो पी इन्वॉल्व हो रही है। इन दैट केस जो ज्योमेट्री होनी है दैट इज स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब एंगल यहां पर होने वाला है 90 डिग्री, एंगल होने वाला है 90 डिग्री। बहुत ध्यान से, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहां पर, ठीक। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 4 के 3 केसेस थे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम 5 बात करें, 5 के केस में देखो, 5 के केस में sp3d या dsp3, अगर इसमें जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है वो डी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हो रही है dz स्क्वायर, अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है dz स्क्वायर, तो इन दैट केस ज्योमेट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर dz स्क्वायर इन्वॉल्व हो रही है तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बहुत अच्छे से, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर यही केस sp3d या dsp3 का हो और यहां पर जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही हो वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन्वॉल्व हो रही है। अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं, बाकी हम आपको बताएंगे इनका डिटेल डिस्कशन कि कितने हमारी ऑर्बिटल होनी चाहिए, कितने लिगेंड होने चाहिए, क्या ज्योमेट्री होगी, वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है तो उस केस में इसका जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में यही आता है स्क्वायर और पिरामिडल। अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है देन ज्योमेट्री इज पिरामिडल। और अगर sp3d या dsp3 में dz स्क्वायर इन्वॉल्व हो रही है देन ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर? आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। हम 6 तक की ही अपने सिलेबस में बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 6 से ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होती, लेकिन अपने सिलेबस में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक की बात करें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो वो sp3d2 हाइब्रिडेशन होगा या d2sp3 हाइब्रिडेशन होगा। मैं बताता हूं, ये अजीब लग रहा होगा, sp3d2 कैसे कंसीडर करें, d2sp3 कंसीडर कैसे करें, वो हम आपको बताएंगे। अगर sp3d2 कंसीडर करें या d2sp3 कंसीडर करें तो उस केस में जो ज्योमेट्री होती है या शेप होती है वो एक ही शेप और एक ही ज्योमेट्री का पार्ट होता है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ये तो आपने पढ़ाई है सर, इसके बाद ये वाला नहीं पढ़ा, ये हम आपको सिखाएंगे। यहां पर जो डी की ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के sp3d2 में हो चाहे d2sp3 हो, उन दोनों के केस में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 6 तक की बात करते हैं, अपने सिलेबस में उतना ही पार्ट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 4 5 6, इतने कोऑर्डिनेशन नंबर में मैंने ऑर्बिटल की बात किया है, हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात किया है और हमने उसकी ज्योमेट्री की बात किया। यहाँ ज्योमेट्री में केमिकल बॉन्डिंग जैसी कोई रिस्ट्रिक्शन का पार्ट नहीं था, केमिकल बॉन्डिंग जैसी कंडीशन का पार्ट नहीं था कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के यहाँ पर झंझट हो। यहाँ पर तो सेंट्रल मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल खाली करेगा और लिगेंड उसमें क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा बाई ओवरलैपिंग। लेकिन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी, पहले एनर्जी उनकी मिनिमाइज होगी, मतलब मिनिमाइज नहीं इक्वलाइज होंगे और उसके बाद वो ऑर्बिटल इंटर मिक्सिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये बेसिक सा एक मैंने आइडिया आपको हाइब्रिडाइजेशन का दिया है वीबीटी में, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इनका हम अप्लाई कैसे करेंगे
और कहाँ करेंगे वो हम आपको जस्ट अभी सिखाते हैं, ठीक है, इतना नोट करो। तो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन की बात की, उनकी ज्योमेट्री की बात की, इतना हमारा बेसिक डिस्कशन था कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल इतनी है या कोऑर्डिनेशन नंबर इतनी है, ऑर्बिटल तो नहीं, हम कोऑर्डिनेशन नंबर बात करेंगे क्योंकि ऑर्बिटल ज्यादा भी हो सकती हैं और ऑर्बिटल कम भी हो सकती हैं। हम कम ऑर्बिटल को ज्यादा करने की कोशिश भी यहाँ पर करेंगे, मतलब कम खाली है उनको ज्यादा भी खाली कराएंगे। देखना, आप ध्यान देना, यहां पर एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो चीजों का अलग से डिस्कशन है। लिगेंड जो होते हैं, जो अपन ने लिगेंड पढ़े, इतने सारे नोमेनक्लेचर में लिगेंड पढ़े थे, जो लिगेंड होते हैं एक्चुअली दो नेचर के होते हैं। लिगेंड दो नेचर के होते हैं ऑन बेसिस ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। फील्ड स्ट्रेंथ का फैक्टर वीबीटी में बताया गया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन यहाँ वीबीटी में नहीं दिया गया है। वो जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज एक्सप्लेन इन सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो अभी हम यहाँ पर वीबीटी में उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले हैं, हम सिर्फ इतना बताने वाले हैं कि लिगेंड जो यहाँ पर होते हैं वीबीटी के अकॉर्डिंग टू वीबीटी, जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स यहाँ पर दो तरीके के होते हैं। लिगेंड यहाँ पर दो तरीके के होते हैं, एक SFL और एक WFL। ये क्या है? WFL और SFL, दिस इज कैटेगरी ऑफ strong field ligand, this is category of strong field ligand और this is category of weak field ligand। strong field ligand और weak field ligand, SFL और WFL। ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का डिटेल डिस्कशन सीएफटी में किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो कार्बन डोनर होते हैं और नाइट्रोजन डोनर होते हैं। कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये जनरल डिस्कशन है। अगर कार्बन का लोन पेयर है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज डोनेट किया जा रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे, और वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में ऑक्सीजन और क्या हैलोजन डोनर, ऐसे लिख देते हैं। ऑक्सीजन और हैलोजन डोनर जो होंगे वो वीक फील्ड लिगेंड होंगे। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर नेगेटिव चार्ज दे रहा होगा, या हैलोजन अपना नेगेटिव, अच्छा कार्बन यहां पर उसके साथ साथ फास्पी डोनर भी हम लेंगे। फास्फोरस डोनर जो होंगे दैट इज आल्सो कैटेगरी, क्योंकि नाइट्रोजन लिखा दिमाग में फास्फोरस भी आएगा। फास्फोरस डोनर होंगे या नाइट्रोजन डोनर होंगे या कार्बन डोनर होंगे, तो वो सब के सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आएंगे। अगर वो ऑक्सीजन डोनर है या हैलोजन डोनर है तो दीज आर कैटेगराइज्ड इन वीक फील्ड लिगेंड। इतना यहां पर ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फोर्स करते हैं, समझना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको फोर्स करना टू गेट पेयर्ड, पेयर होने के लिए फोर्स करते हैं कि भाई जुड़ जाओ तुम लोग, अनपेयर मत रहो। अनपेयर का मतलब तन्हा तन्हा मत रहो, तुम किसी न किसी के साथ अपनी जोड़ी बना लो, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन गेट पेयर, पेयर कराने के लिए फोर्स करते हैं। फोर्स करने की वजह से वहां पर जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डिक्रीज हो जाती है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग लो स्पिन, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नहीं समझाया होगा। अगर किसी भी सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगे हुए ये डोनर, तो इन डोनर की प्रेजेंस में जो सेंट्रल मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो दीज गेट पेयर्ड। ये जो लिगेंड है ये फोर्स करते हैं इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के लिए। इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के लिए जब फोर्स करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी कम हो जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। लो
स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। नहीं समझा, मैं पहले लिखता हूं। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन of central metal and are forced, ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन forced to get पेयर हो जाना, समझना, लैंग्वेज हो सकता आगे पीछे हो। इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन आर फोर्स्ड टू गेट पेयर, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन decreases spin only magnetic moment क्या करेगा, वो भी डिक्रीजेस, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज तो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या डिक्रीजेस। ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब इलेक्ट्रॉन फोर्स किए जाते हैं पेयर होने के लिए, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका ब्रीफ डिस्कशन या इसका डिटेल ब्रीफ करें, इसका डिटेल डिस्कशन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। बस ऐसे अभी आपको वीबीटी में थोड़ा सा ये आपको आइडिया लगा लेना है कि कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस डोनर अगर हैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंट्रल मेटल के, वो फोर्स किए जाते हैं टू गेट पेयर हो जाएंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाएंगे, और डिक्रीज हो जाएंगे तो उनका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम नाम देते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सेकेंड केस अगर हम वीक फील्ड लिगेंड में बोलें तो नो इफेक्ट इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड लिगेंड, नो इफेक्ट इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनका इफेक्ट नहीं होता है, तो उस केस में इनको हम नाम देते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा, और उनको हम हाई स्पिन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ना मतलब आपकी स्पिन ज्यादा आनी, समझ रहे हो ना कहां से। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ना मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाना दैट इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसमें अभी आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, जितना है उतना यूज करना है। ये अभी सोचना ही नहीं कि पेयरिंग क्यों हुई, पेयरिंग क्यों नहीं हुई, इसका डिस्कशन वीबीटी में बिल्कुल नहीं है। वीबीटी में बिल्कुल नहीं है इस चीज का डिस्कशन कि पेयरिंग हुई तो क्यों हुई और पेयरिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो उसका थोड़ा आइडिया देंगे, लेकिन ऐसा कुछ डिटेल में डिस्कशन नहीं। अभी इनको हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एक और हम पॉइंट यहां समझाना चाहेंगे। जब आपने पीछे भी टाइप्स ऑफ हाइब्रेशन की बात की कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 में, तो देखा होगा एक DsP2 जनरेट, DsP2 अंदर की डी, इफ इनर, ये पॉइंट आप समझना, मैं बाद में समझाऊंगा। इनर डी ऑर्बिटल, मैं डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। अगर इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, so that complex is called, then that complex is called inner orbital complex. Inner orbital
कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स को जिसमें इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व, इनर का मतलब एक 3D होगी और एक 4D होगी, समझना, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जैसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में बात करें तो DsP2 आएगा, D2sP3 आएगा, DsP3 आएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स हैं वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हैं। और अदरवाइज अदर टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स जिसमें क्या हो, जिनमें आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो उनको हम बोलते हैं दैट इज क्या, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी हाई स्पिन तो हो गया, दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व भी हाइब्रेशन में, मैं ये डिटेल में आपको बताऊंगा कि कब आउटर और कब इनर। अगर आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व भी हाइब्रेशन में तो उसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जैसे यहां पर बात करेंगे sp3d की और sp3d2 की। मैं d की बात कर रहा हूं, d ऑर्बिटल कहां गया, d ऑर्बिटल, मैं d ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। एक में 3D इन्वॉल्व हुआ है वाइब्रेशन में और एक कॉम्प्लेक्स 4D इन्वॉल्व हुआ है वाइब्रेशन में। ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैटेगरी में रखते हैं। कैटेगरी है ये डिवीजन कैटेगरी। मैं इसको भी और इसको भी दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। दोनों को एक्सप्लेन करने की एक एग्जांपल से मैं कोशिश करूंगा। जैसे मैंने लिया एक कॉम्प्लेक्स K4FeF6 और एक कॉम्प्लेक्स K4FeCN6। ठीक, चलो बहुत पेशेंस के साथ समझना, आपको पूरा VBT 100% गारंटी है, बिना किसी प्रॉब्लम के समझ नहीं आएगा और 100% पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये हम गारंटी लेते हैं अगर ध्यान से समझोगे। K4FeCN6 एंड K4FeF6। सोचो, पहले तो सेंट्रल मेटल आपको पता है यहां पर Fe है और Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 है। Fe+2 है, +2 है मतलब पूरा कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है। 3d6 आना है, 4s0 आना है। मैं +2 का कर रहा हूं, 4s2 था तो मैंने यहां निकाल दिया, और 4p भी क्या आना है, 0 आना है। मैंने ये इसलिए लिखा, मैं अभी समझाऊंगा आपको। इसके पहले की तो सारी ऑर्बिटल फिल्ड होंगी, 3d6 4s0 4p0। उसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यहां पर भी Fe+2 है। ये सर कोई बताने नहीं आएगा, ये आपको जानना होगा। Fe+2 है तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी 3d6 4s0 और 4p0 होगा। ठीक, यहां पर अगर बात करें तो 4d भी क्या है, 0। मैं बताऊंगा सर 4d क्यों बात करना चाह रहे हैं, क्यों करने की बात कर रहे हैं। ये वहां पर भी 4d है, वो भी 0। ध्यान से समझ लो, ये d ऑर्बिटल है 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, कितने ऑर्बिटल, 5। एक 4s हुई और एक 4p हुई और एक 4d हुई। इधर बना देते हैं सर, इधर बना देते हैं सर, 4d 3 2 5। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है और ये 4d। ऐसा ही उसमें कुछ होगा। ठीक, ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन तो सब में ऐसा। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 ऐसे भर दे, नहीं तो प्रॉब्लम करोगे। 1 2 3 4 5 और 6। इतना पहले काम करोगे आप, बहुत ध्यान से। पहले आप सेंट्रल मेटल देखोगे, उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के बाद
एटलीस्ट ये 4 तरीके के ऑर्बिटल आप लिख लो। अभी आपने इलेक्ट्रॉन भरे 3D में, अब आपके दिमाग में एक बार क्लिक करे, अब दिमाग में जाना चाहिए कि ये जो लिगेंड हम यूज कर रहे हैं वो कैसा लिगेंड यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज कर रहे हैं या वीक फील्ड लिगेंड। उसके बाद फिर अगली बात दिमाग में जाना चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, क्योंकि उतनी ऑर्बिटल चाहिए ना लिगेंड को जितनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, मतलब जितनी ऑर्बिटल वो लोन पेयर दे रहा होगा लेकिन उतनी ऑर्बिटल चाहिए। तो जितनी उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी उतनी उसकी वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट होनी चाहिए, और जनरेट होने के बाद उनको इंटरमिक्स होनी चाहिए, इंटरमिक्स होनी चाहिए, इंटरमिक्स होनी चाहिए। अभी ये कितनी ऑर्बिटल चाहिए? 6, वो हम बाद में बात करते हैं। अभी पहले नजर डालो इसमें, ये वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसके पहले का कॉन्फेशन को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि 3p फील्ड थी, 3s फील्ड थी, तो वहां कुछ हमें जरूरत नहीं थी, तो उसको हमें लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं। यहां से ये वेरिएशन स्टार्ट हुए। अभी बताओ ये जो फ्लोराइड आयन है वो किस कैटेगरी में है, वीक फील्ड लिगेंड में है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है? तो आपका जवाब होगा किसमें? हैलोजन डोनर है। हैलोजन डोनर है तो वीक फील्ड लिगेंड में। क्लियर? हैलोजन डोनर है तो वीक फील्ड लिगेंड में। वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पर पेयरिंग होगी या नहीं होगी, मतलब यहां हम लिख सकते हैं पेयरिंग नॉट टेक्स प्लेस, पेयरिंग नहीं होती। अब बताओ यहां बोलो पेयरिंग होगी या पेयरिंग नहीं होगी, सोच के बोलो। वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी। इसमें वीक फील्ड लिगेंड में नो इफेक्ट इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ इफेक्ट नहीं करते, कोई फील्ड स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड करते। यार तुमको थोड़ा प्रॉब्लम रही होगी कि यार ये पेयरिंग नॉन पेयरिंग नहीं समझ में आ रहा, कुछ ज्यादा भी यहाँ दिमाग नहीं लगाना, कन्फ्यूजन लगाना है, क्योंकि इसके बहुत सारी चीजें वीबीटी में एक्सप्लेन नहीं की गई है, वो पार्ट सीएफटी में एक्सप्लेन किया गया है, सीएफटी में आपको पता चल जाएगा। वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग का मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन इस पे पेयर हो जाए और ये इलेक्ट्रॉन यहां आके पेयर हो जाए, तो कितनी ऑर्बिटल खाली हो जाएंगी? 2 ना, 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो सबने अपना पेयरिंग कर लिया, पेयरिंग कराने के बाद 2 ऑर्बिटल खाली हो गई। लेकिन ये वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो यहां पर पेयरिंग नहीं होगी। ये कैसा है? दिस इज WFL। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी और कितनी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हमको, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लिगेंड 6, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, हमको ऑर्बिटल चाहिए। और कैसी चाहिए? खाली। क्यों खाली? क्योंकि यहां लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके साथ क्या कराएगा? ओवरलैप कराएगा। अब देखो क्या 6 खाली है, इनमें तो कुछ नहीं होना है, कुछ होना नहीं होना। यहां पर 4s है, यहां पर 4p है, मतलब एक ऑर्बिटल ये 2 3 4, अब इसलिए मैंने 4d लिखा था, 5 और 6 ऑर्बिटल चाहिए हमको, मतलब एक s चाहिए, 3p चाहिए और 2d चाहिए, क्योंकि 6 चाहिए ना। एक s, 3p और 2d, इनकी अभी एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। ये 4 के 5 6 की 6 ऑर्बिटल क्या होंगी? इंटरमिक्स होंगी। इंटरमिक्स होंगी तो नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, इंटरमिक्स होंगी तो क्या बनाएंगी? नई ऑर्बिटल 6 का फॉर्मेशन होगा, और हर एक ऑर्बिटल का जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगी ना, 6 के 6 नई ऑर्बिटल जनरेट होंगी इंटरमिक्स होने के बाद, और 6 के 6 ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, और एनर्जी सेम होगी, मतलब वो 6 के 6 sp3d2 करेक्टर की हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3d2 करेक्टर का उसमें पार्ट होगा। बात समझना है, sp3d2 करेक्टर का पार्ट होगा, 6 ऑर्बिटल होंगी। अब ये 6 ऑर्बिटल किस तरीके से अरेंज होंगे? अपने मिनिमम रिपल्सन में, 3D स्पेस में कैसे ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा? सिंपल सी बात, हर एक ऑर्बिटल 90 डिग्री पे होगी, और 90 डिग्री पे होगी तो कैसा ज्योमेट्री शेप आना है इनके ऑर्बिटल का?
ऑक्टाहेड्रल। समझने की कोशिश करना। 6 के 6 नई ऑर्बिटल जनरेट हुए, सबका sp3d2 करेक्टर है, 6 के 6 ऑर्बिटल का sp3d2 करेक्टर है। और ये जब 3D स्पेस में अरेंज होंगी तो ये अपने मिनिमम रिपल्सन में अरेंज होंगी। मिनिमम रिपल्सन का मतलब यहाँ पर हर एक ऑर्बिटल का बॉन्ड एंगल जो होना है 90 डिग्री होना। 90 डिग्री अगर बॉन्ड एंगल होना है तो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल में वो ऑक्टाहेड्रल ही करेक्टर होगा, अदरवाइज 90 डिग्री 6 ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड एंगल नहीं होगा। अब वो ऑर्बिटल अरेंज हो जाएंगे, उसके बाद जो लिगेंड के ऑर्बिटल है जिनके पास लोन पेयर है वो क्या आएगा, इन ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करें, ओवरलैप होगा। ओवरलैप होने के बाद वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, मतलब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर उनके ऑर्बिटल को वैकेंट को देगा और उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। तो 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 6 नई ऑर्बिटल बनाई, लिगेंड ओवरलैप होके यहाँ पर कैसा करेक्टर दिया हुआ है। तो व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ F6 मतलब K4Fe F6। सोचो, दिस इज बहुत अच्छा आवाज आई है मुझे। दिस इज sp3d2, दिस इज sp3d2 हाइब्रिडेशन। ना समझा हो तो फिर से समझो। 6 नई ऑर्बिटल चाहिए, यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो उसके बाद ये 6 ऑर्बिटल हमको जनरेट करनी पड़ेंगी। उसके बाद 6 ऑर्बिटल 4s 4p और 4d इनके एनर्जी का डिफरेंस को मिनिमाइज करने के लिए इंटरमिक्स होंगी, अपने आप इंटरमिक्स होंगी और नई 6 ऑर्बिटल बनाएंगी। उन ऑर्बिटल के साथ लिगेंड जो है अपना लोन पेयर देके ओवरलैप कर जाएगा। हाइब्रिडेशन लिगेंड ने नहीं कराया, हाइब्रिडेशन तो इनकी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुई, लिगेंड ने तो क्या किया, ओवरलैप किया, जैसे वहां पर भी आपने पढ़ा था। sp3d2 हाइब्रिडेशन हुआ, पेयरिंग हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई है, नहीं हुई है। अंदर की डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है या बाहर की डी ऑर्बिटल, वो मैं बाद में बताता हूं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं हुई है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। जब पेयरिंग नहीं हुई है तो दिस इज कैटेगरी ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दिस इज कैटेगरी ऑफ कैसा, जगह कम है आप ध्यान देना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आप नोट्स बना ही रहे होगे तो वहां आप लिख लेना, ये इसके बारे में लिख रहे हैं। दिस इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सर बोर्ड छोटा है, हम भी छोटे इंसान हैं, छोटा छोटा मिलके हमने आपको बड़ा करने की कोशिश की है और आपको बड़ा करने की वजह से मैंने यहाँ साफ नहीं करना चाहा, क्योंकि आपका एटलीस्ट एक पेज परफेक्टली तैयार बना रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो भी आप एटलीस्ट रिकॉल कर सको, और नोट्स बनाते हो तो उससे अच्छी कोई बात हमारे लिए थी ही नहीं और आपके लिए भी नहीं है, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो आपको हम बाद में बताते हैं। ये लो स्पिन और हाई स्पिन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मतलब n = 4 है, और n = 4 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट का भी पार्ट आएगा यहाँ पर। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का भी पार्ट आना है इसमें। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज √n × n + 2, n × n + 2। यहाँ पर n कितना आना है, 4 आना है, 4 × 4 + 2 आप कैलकुलेट कर सकते हो इन बोहर मैग्नेटन। इधर चलते हैं, कुछ नहीं है, इधर भी मैं इसी से समझाने की कोशिश करता हूं, आराम से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैं आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर ऑक्सीजन स्टेट अभी भी यहां पर +2 है, ये कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही है। मैंने 4D क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी मैं बताता हूं। कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही होगा, जब वैसे ही होगा सबका सब ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन होगा। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने आपको बताया था नजर आपकी जानी चाहिए लिगेंड पे कि नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है। लिगेंड के बाद हमको कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ नजर जानी चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ नजर जानी है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर भी 6 है, 6 है तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर 6 ऑर्बिटल हमको अवेलेबल है। इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ समझ लेना।
6 ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो सर यहां लेकिन 6 ऑर्बिटल अवेलेबल है, लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा है? दिस इज साइनाइड एंड कार्बन डोनर है। कार्बोक्सिल लिखा है मतलब कार्बन डोनर है, और एनसी लिखा होता तो नाइट्रोजन डोनर होता, वो भी तो इसी कैटेगरी का है। कार्बन डोनर है, जब कार्बन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक एक करके क्या होंगे, पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। मैं इधर समझाता हूं। इसको अगर आपको लिखना था तो इस तरीके से ग्राउंड स्टेट लिखते, ग्राउंड स्टेट के बाद ये एस हो गई और ये पी ऑर्बिटल हो गई। हमने डी नहीं बनाई, यहां पर पेयरिंग करानी है हमको, पेयरिंग करानी है 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 1 2 3 4 5 और 6। बहुत अच्छे से समझना, 6 ऑर्बिटल। ये रीजन क्यों हुआ पेयरिंग का, मतलब यहां पर उसने हुन्स रूल को वायलेट कर दिया सर। यस सर, वायलेट किया हुआ है, हम एक्सेप्ट करते, आप भी एक्सेप्ट करो। यहां पर उसने हुन्स रूल को वायलेट किया क्योंकि इतनी फील्ड स्ट्रेंथ जनरेट किया है लिगेंड ने। वो फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में भी आगे डिस्कशन करेंगे कि वहां उनके इलेक्ट्रॉन को पेयर होना ही पड़ा है। ऑर्बिटल आपको कितनी चाहिए, CN6। अब देखो आपको 6 ऑर्बिटल अवेलेबल करा दी है हमने, 1 हुआ, 2 3 4 5 और 6। अभी हमें 4D की जरूरत ही नहीं थी। आप सोच रहे होंगे ये 3D ना लेके हम 4D को ले लेते, जब यहां लो एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल है तो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल लेने की जरूरत नहीं है सर। लो एनर्जी के ऑर्बिटल अवेलेबल है, इनर ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो फिर आउटर ऑर्बिटल में हमको किसी को जाने की जरूरत नहीं। अगर यहाँ पर अवेलेबिलिटी ना होती तो हम आउटर ऑर्बिटल में जाते। अभी कितनी डी है, 2 डी है, 1 एस है और 3 पी है। 2 डी 1 एस और 3 पी इंटरमिक्स होके कितनी नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करना है, ये भी सर 6 नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करना है। और वो 6 के 6 जो ऑर्बिटल होंगी उनकी एनर्जी सबकी क्या होगी, सेम होगी, और ये इंटरमिक्स होके लिगेंड के साथ 6 ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स हो गई तो उसके बाद अपने आप को 3D में रिप्रेजेंट करेंगे, और 3D में मिनिमम रिपल्सन में रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगल आपको 90 डिग्री होना पड़ेगा। 90 डिग्री होना पड़ेगा तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। सर ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है। sp3d2 भी ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 भी ऑक्टाहेड्रल है, और d2sp3 भी ऑक्टाहेड्रल है। यहां मैं इसका हाइब्रिडेशन लिख दे रहा हूं, d2sp3। जगह की कमी है, आप थोड़ा कंप्रोमाइज करेंगे हमारे साथ। d2sp3 हाइब्रिडेशन है, d2sp3 है, तो अंदर की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की ही है या बाहर की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की है। इसमें देखो बाहर की 4D पार्टिसिपेट किया था हाइब्रिडेशन ने, इसमें अंदर की डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया है। तो बताओ एक टर्म यहां पर हमने यूज किया था, कौन सी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कौन सी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? यस सर, दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज inner orbital complex. Clear? This outer d orbital is involved, in this inner d orbital is involved. This is outer orbital complex and this is inner orbital complex. यहां पर पेयरिंग नहीं हुई थी तो this is case of high spin complex. This is case of high spin complex. यहां पेयर्ड हो गया भाई, एक भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई हो तो हम उसको लो स्पिन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सब यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच भी जाते हैं, जूम करें 7 होते, आखिर हम डिस्कस करेंगे, तो भी हम पेयरिंग हुई है मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। बस पेयरिंग हुई है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अंदर की अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई है तो वो इनर ऑर्बिटल है, और आउटर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 4 into 4 plus 2 मैग्नेटिक मोमेंट था। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। ये सर पैरामैग्नेटिक होना है, याद करो अपन ने बात की थी, लेकिन ये वहां पर केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग MOT में बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक।
यहाँ ये कॉन्सेप्ट CFT से ही एक्सप्लेन हो जाता है, VBT में ही एक्सप्लेन हो जाता है, CFT में और डिटेल में आपको समझ में आ जाना है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, sp3d2 कॉम्प्लेक्स है, ये d2sp3 कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कितनी सारी चीजें बता दी, तो यहाँ आप नोट करेंगे, मैं वापस लिख दूंगा इनका भी। क्या लिखे, K4 Fe F6, कंक्लूजन क्या है, ये sp3d2 है, हाई स्पिन है, उसके बाद आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और उसके बाद पैरामैग्नेटिक। ठीक, अगर हमने K4 FeCN6 लिया तो ये D2sp3 है, लो स्पिन है, और इनर ऑर्बिटल है, कॉम्प्लेक्स है, और कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां पर, तो इसलिए ये डायामैग्नेटिक। थोड़ा गुच हो गया सर, नोट्स आप बना रहे होगे तो आप समझ सकते हो, इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल था नहीं, ऐसा कुछ था नहीं इसमें, मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, आप पेशेंस रखो। बस एक एग्जांपल, मैंने इतना पार्ट समझाने और इतना पार्ट मैं दो को समझाने के लिए यही मैंने एग्जांपल दे दिया, अदरवाइज मैं बोर्ड साफ करके भी आपको दे सकता था। शायद यहाँ चीजें लिखी हुई हैं, इसलिए आप इन दोनों केसेस को अच्छे से समझ जाओ। हम आगे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, आप चाहो तो आपकी मर्जी छाप सकते हो। तो हम लोग इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का एक एक एग्जांपल देके समझा था हम लोगों ने। अभी हम एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5 इसका एक एक दो एग्जांपल देख के समझाते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे बात बहुत करनी हमको। अगर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बात किया, एक एक एग्जांपल एटलीस्ट समझा देते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में हम इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का जैसे हमने कॉम्प्लेक्स लिया AgCl2 माइनस, AgCl2 माइनस, बहुत आराम से समझना, बाद में हम इनको डिटेल में समझाने के बाद में हम इनको शॉर्टकट में समराइज करेंगे। AgCl2, यहां पर Ag की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, इसका मतलब इसका 4d10 कॉन्फिगरेशन है, 5s 0 है और 5p 0। ये सर आपको कोई बताने नहीं आएगा, ये आपको करना है, आप ही करना। 4d10 5s1 5p 0 होगा, तो 5s 0 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल के। अब देखो ये d10 है, जब d10 है तो पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे, और एक s है और एक p है, 3 p है। ठीक है, अब हमारी नजर जानी चाहिए इसमें वीक फील्ड लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे। जी सर, Cl वीक फील्ड लिगेंड है, Cl वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन यहाँ पर पेयरिंग की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो चाहे स्ट्रॉन्ग होता चाहे वीक होता कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। कितनी ऑर्बिटल चाहिए इसको बताओ, कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है? 2 है, तो कितनी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 2। यस सर, अवेलेबल है, 2 जरूरत है, 4 अवेलेबल हो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 की हमको रिक्वायरमेंट है। एक S और एक P इंटरमिक्स होगी, नई 2 ऑर्बिटल बनाएगा, और दोनों का हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp2 होगा, और sp2 होगा तो Cl उनके साथ क्या कर लेगा? ओवरलैप कर लेगा, बस ओवरलैप कर लेगा, तो इनका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा, और sp2 हो जाएगा। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक होगा।
यहां पर हम हाई स्पिन और लो स्पिन की बात नहीं करेंगे क्योंकि किसी ने पेयरिंग नहीं कराया हुआ है। वैसे स्पिन यहाँ पर 0 है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, तो किसी की वजह से पेयरिंग नहीं हुई है। और वीक फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी इसकी स्पिन 0 क्योंकि इसमें कोई पेयरिंग और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ और ये डायमैग्नेटिक हुआ और लीनियर इन शेप हुआ। इसमें आउटर ऑर्बिटल और इनर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी नहीं इन्वॉल्व हुआ क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुई नहीं। समझ गया होगा, मुझे उम्मीद है समझ गया होगा। अब चाहे इसकी जगह पर AgNH3 का होल ट्वाइस लेते, वो भी प्लस लेते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन डी में 10 था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होता, कोई मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी 0 होता, ये भी डायमैग्नेटिक होता, कोई इनर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक, समझा क्या आपने? समझा तो होगा ही, ये तो पक्का। ठीक है, अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर एज्यूम करें 3 का, हमने कुछ भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का हमने ले लिया, जैसे हमने चलो अपने आप से बना लेते हैं, जैसे HgI3 माइनस। ठीक, चलो ऐसे एज्यूम कर लिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का है। आपके सामने जो एग्जांपल भी होगा उसमें भी आराम से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जांपल नहीं लर्न करना, आपको कॉन्सेप्ट सीखना, जो भी आपके सामने हो 10 सेकंड लगना है, 1 मिनट में 10 सेकंड में उसका हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक, इनर, आउटर, लो स्पिन, हाई स्पिन सब बता के 10 सेकंड के अंदर रख दोगे, आपका बिलीव करो। यहां मान लिया ये है तो Hg है, Hg की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +2 है ना, +2 है तो यहां पर आपका कितना आना है, 5d10 आना है, 6s2 आना था तो +2 निकल के 0 हो गया और 6p 0 हो गया। 5d10 कोई पेयरिंग कोई अनपेयरिंग नहीं है, 1s 3p, जरूरत कितनी की इसको 3 ऑर्बिटल की, तो 1s 2p इंटरमिक्स होके सर sp2 हाइब्रिड बनाएंगे और कैसा होगा, डाया मैग्नेटिक। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं और फिलहाल हमको इनके समझाने की जरूरत भी नहीं यार, मतलब कोई जरूरत नहीं, बिलीव करो कोई जरूरत नहीं। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ले लें एक बार। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कुछ एग्जांपल हम लेना चाहेंगे। एक एग्जांपल लेना चाहेंगे CuCl4 2-। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 CuCl4 2-। ठीक, समझना, 2-3 एग्जांपल लेंगे, यहाँ समझने की कोशिश करना। CuCl4 2-, यहाँ पर कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, +2 मतलब 3d9 है, 4s 0 है और 4p 0 है। हमने लिख दिया सर 3d10 4s1 होता था, 3d9 हो जाएगा, 3d9 4s और 4p, 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। इतना काम तो आप कर ही लोगे। उसके बाद आप अपनी नजर दौड़ाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। यस सर, ये कैसा लिगेंड है, दिस इज वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, और यहाँ पेयरिंग का कोई जरूरत भी नहीं क्योंकि कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होकर किसके साथ पेयरिंग करें, वो अकेला है सर, तनहा घूमता रहेगा, इसको कोई पेयर कराने वाला नहीं। इतना हो गया। अब अगले दिमाग में जाना चाहिए कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। सोचो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमको कितनी वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 4 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। यस, 1 2 3 और 4। 1s 3p इंटरमिक्स
मिक्स होके कितनी नई ऑर्बिटल बनाएंगी? 4 नई ऑर्बिटल बनाएंगी। और 4 की चारों जो ऑर्बिटल होंगी उनमें हर एक ऑर्बिटल का हाइब्रिडेशन कैसा होगा? sp3 होगा। और इसके साथ Cl क्या कर लेगा? ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप होगा अपना लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल को। तो कैसा हाइब्रिडेशन हो जाएगा बच्चा? sp3। और sp3 का मतलब कैसा? टेट्राहेड्रल। ये समझाने की जरूरत नहीं। इनर आउटर है क्या? कुछ नहीं है सर, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व ही नहीं हुए तो इनर आउटर का पार्ट ही नहीं। पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, मतलब n इक्वल टू कितना है? 1 है। समझा क्या? समझा होगा सर, पूरा भरोसा है समझा होगा। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लेते हैं CuNH3 का। अच्छा, इसके साथ कोई भी वीक फील्ड लिगेंड हो, कोई भी दुनिया का वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडेशन यही आना है। कॉपर के साथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी वीक फील्ड लिगेंड हो, हाइब्रिडेशन sp3 ही आना है। कॉपर के साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती तो 3d10 होता है। 3d10 होता तो लिगेंड का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वीक फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, उस केस में भी sp3 ही आना है। मतलब कॉपर है और ये +2 में है, s क्या है? देखो इधर लिख रहे हैं, किधर लिख रहे हैं? इधर लिख रहे हैं। कॉपर है, +2 में है, वीक फील्ड लिगेंड है, हमेशा कैसा होना है? sp3। कॉपर है, +1 में है, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, हमेशा क्या होना है? sp3 होना है। क्यों? +1 है तो d10 रहेगा, d10 रहेगा तो सर sp3 ही रहना है। ना समझ में आए तो जरूर पूछना, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कोई डाउट का पार्ट नहीं रहना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारा ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन हर एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैच का, अगर ईमानदारी से पढ़ेगा तो। हम यहां दूसरा एग्जांपल लेने जा रहे हैं CuNH3 का होल फोर्थ 2+। CuNH3 का होल फोर्थ 2+। यहाँ ऊपर का अगर कट जा रहा हो तो अपना थोड़ा ध्यान दे लेना, हम लैंग्वेज बोल रहे हैं तो नोट भी कर लेना वहां पर। CuNH3 का होल फोर्थ 2+। जब 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। +2 का मतलब 3d9 हो गया, 4s0 हो गया और 4p0। ये हम बना रहे हैं, आप चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो। 3d9 है, यहां बहुत ध्यान से समझना सर। 3d9 है, 4sb और 4p, 4s और 3d9। बहुत ध्यान से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हुए। 9 लेटर 9 ही तो हुए ना, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। हाँ ठीक है सर, 9 लेटर। ओके, इतना कम। अब नजर दौड़ाओ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है? दौड़ाओ नजर। दौड़ी होगी सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पेयरिंग होना है सर, किसके साथ होना? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही है, उसके साथ पेयरिंग का पार्ट नहीं होना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, उसके साथ पेयरिंग नहीं होना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है, उसके साथ कोई पेयरिंग नहीं होना है। जब पेयरिंग नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पता कितनी ऑर्बिटल चाहिए इसको? कितनी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी? 4 है। कितनी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 4 है। 4 जी हाँ है। 1 2 3 4 4 ऑर्बिटल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ध्यान से समझना, 4 ऑर्बिटल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 के चारों ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके नई 4 ऑर्बिटल फॉर्म होके और उनके साथ अमोनिया ओवरलैप कर सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर, अपना कुछ तो तेवर दिखाएगा दिखाएगा सर। वो पावरफुल है तो अपना कुछ तो सर पावर दिखाना ही चाहिए इसको। D10 होते तो सर कोई पावर दिखा नहीं सकता, पूरा का पूरा पेयर था। यस सर, ये पावर ये दिखाता है कि जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इतनी ऐसी फील्ड स्ट्रेंथ वो जनरेट करता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से, स्ट्रेंथ का भी और हम आगे डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है गेट एक्साइटेड। यहां पर इतनी फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से, लिगेंड की वजह से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से इतनी एनर्जी जनरेट होती है, इतनी एनर्जी वहां पर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन 3D से सर 4p में एक्साइट हो जाता है। 3D से सिर्फ नहीं, 3D से कहां पर एक्साइट हो जाता है? 4p में। एकदम दिमाग में मैं आपको कंक्लूजन लिख दूंगा, 4p में एक्साइट हो जाता है। तो ये आपकी 3D थी, ये 4s है, और 4p में एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सिर्फ होगा तो यहां पर कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में होता है। और किस केस में होता है? व्हेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज प्रेजेंट। कब? जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ऑर्बिटल कितनी चाहिए सर? 4। अभी भी वैकेंट 4 है, ये 4 ऑर्बिटल वैकेंट है। एक डी है, एक एस है और 2 पी है। याद करो, एक छूटा था हमारा sp3 के साथ। अब यहां मैंने sp3 के तो सारे केसेस बता दिए। sp3 के साथ एक d3s था जो वही मैंने क्लियर कर दिया, और एक dsp2 है जो यहां क्लियर कर रहा हूं। एक d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, ये 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके 4 नई ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगी। और इस केस में जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होनी है वो dx² - y² इन्वॉल्व होनी है। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री अरेंज करते हैं। 90 डिग्री का मतलब दैट कैरेक्टर इज स्क्वायर प्लेनर, दिस कैरेक्टर इज स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैटेगरी होती है। इसका हाइब्रिडेशन dsp2 है, इसको हम स्क्वायर प्लेनर बोलेंगे। इनर ऑर्बिटल बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल। ये सर इसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व भी है तो हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनर ऑर्बिटल अंदर की d, अच्छा इनर आउटर d के लिए इन्वॉल्व है, p के लिए s के लिए नहीं। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का कैरेक्टर है। वैसे ये पार्ट कभी लिखा नहीं होता है। ज्यादातर इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट जब यूज करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यूज करते हैं। हमारे पास से आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए डिफाइंड मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक्सप्लेन मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और 4 के लिए ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल का कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं करते हैं। समझा? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है एक, n=1 है, और ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? पैरामैग्नेटिक है। बहुत पॉपुलर है ये, हर जगह पर इतना ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक कम से कम 20 जगह पर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको C1s3 का। तो ये समझा होगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तभी ये काम होना है। मतलब कॉपर अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉपर अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। कॉपर अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो कैसा हाइब्रिडेशन होगा? dsp2 होगा हमेशा। कॉपर +2 के केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, चाहे वो अमोनिया होता है, कुछ भी होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, वो वाले अमोनिया की जगह पर Cl लगा देते तो भी यही पार्ट होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो dsp2 होगा, मतलब स्क्वायर प्लेनर होगा, और इसमें n=1 होगी, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा। सर पैरामैग्नेटिक ये भी था, पैरामैग्नेटिक ये भी है, लेकिन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दिस इज dsp2 हाइब्रिडाइज्ड।
समझा होगा। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा केस है, बहुत पॉपुलर केस है। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हम चाहे तो भूल जाएं, हमें कोई जरूरत नहीं, कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 5 को भी रेयर ही पूछते। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समझे? तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। बहुत थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ये, अभी मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है आपको क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट में आपको इसके आगे लेके चलते हैं, वीबीटी को ही और अभी एक्सपेंड करना। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलो नोट कर लो। थैंक यू।